आज के इस वीडियो में हम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये बीम है, जिस पे लोड लगा है, तो बीम किस तरह से डिफ्लेक्ट होगा? इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। जब इस तरह से बीम डिफ्लेक्ट होगा आपका, तो ये जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे बीम होगा, उसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से वेरी करेगा। तो ये देखिए ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन में आपका कंप्रेशन आ जाता है और नीचे वाले में टेंशन आ जाता है, क्योंकि इसका इलोंगेशन हो जाता है और इसका कंप्रेशन हो जाता है। बीच में कहीं एक एक्सिस लाई करती है आपका, जिसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। इस पे ना तो कंप्रेशन होता है और ना ही टेंशन होता है। तो ये बीच वाले मेंबर पे आपका कोई स्ट्रेसेस, कोई बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते। तो अब देखते हैं कि इसकी एजम्पशन क्या क्या है। द मटेरियल ऑफ बीम इज़ परफेक्टली होमोजीनियस थ्रू आउट। होमोजीनियस का मतलब कि एक मटेरियल की कंसिस्टेंसी बनी रहती है, एक ही मटेरियल, कोई वेरिएशन आपका मटेरियल प्रॉपर्टीज। फिर सेकंड है द स्ट्रेस इंड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड एट नो प्लेस द स्ट्रेस एक्सीड्स द प्लास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट। तो जैसे मान लीजिए कि जो स्ट्रेन, अगर स्ट्रेन डायग्राम हम प्लॉट करें, मान लीजिए स्ट्रेन डायग्राम, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा सबसे ज़्यादा टॉप फाइबर पे स्ट्रेन आएगा और ये इस तरह से वेरी करेगा। तो ये कह रहा है कि द स्ट्रेस इंड्यूस इन प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस आपका प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा और इलास्टिक लिमिट, यानी कि जो इलास्टिक लिमिट होती है उससे एक्सीड नहीं करेगा। The value of modulus of elasticity is same for the fibers of the beam under compression and or tension। जैसे ये बीम आपका है, तो इसके अपर फाइबर में अगर ये बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है, तो इसके अपर फाइबर में कंप्रेशन आता है और नीचे वाले फाइबर में टेंशन आता है। तो वो कह रहा है कि इलास्टिसिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम फॉर कंप्रेशन एंड और टेंशन। चौथा पॉइंट करा द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम विच इज़ प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जैसे इसका मतलब क्या है कि ये आपका बीम है, तो यहाँ पे जैसे एक क्रॉस सेक्शन होगा ना, इस ये आपका, तो ये बेंडिंग के बाद भी ये जो प्लेन सेक्शन है आपका रिमेन्स प्लेन रहता है। बेंडिंग के बाद भी ये इसका शेप नहीं बदलता। देयर इज़ नो रिजल्टेंट पुल और पुश ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। जैसे मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्या है कि अपर फाइबर कंप्रेशन में है और नीचे वाला टेंशन में है। तो नो पुश और पुल, मतलब कि स्लाइडिंग आपकी नहीं होगी, आपका सेक्शन जो रिमेन्स प्लेन रहेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन रहेगी। तो वो कोई फाइबर्स की एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग नहीं होगी और कोई पुल और पुश, रिजल्टेंट पुल और पुश नहीं डेवलप होगा। द लोड्स आर अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग। जैसे मान लीजिए प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, ये बीम है, तो अगर बीम इस तरीके से आपका बेंड होता है तो प्लेन ऑफ बेंडिंग ये होगा, मतलब कि ये वर्टिकल प्लेन ऑफ बेंडिंग होगा। और वर्टिकल प्लेन ऑफ बेंडिंग होगा तो ये जो लोड, जितने भी लोड्स हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में ही अप्लाइड हैं। तो लोड्स आर अप्लाइड इन अ प्लेन ऑफ बेंडिंग। जितने भी लोड्स हैं आपका प्लेन ऑफ बेंडिंग में ही अप्लाइड है। जिस प्लेन पे बेंडिंग हो रही है लोड, उसी प्लेन पे ही अप्लाइड है। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल। ये जो ट्रांसफर सेक्शन है आपका इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन ऑफ बेंडिंग। जैसे मान लीजिए ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो जो, जैसे बीम आपको मान लीजिए ये इस तरह से है, तो ये बेंड हो रही है इस तरह से। जो प्लेन ऑफ बेंडिंग है, ये प्लेन ऑफ बेंडिंग,
तो ये इसका जो क्या कह रहा है कि द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग। जो लाइन पास कर रही है आपका, ये देखिए ये लाइन है पास कर रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और ये प्लेन ऑफ बेंडिंग में लाई कर रही है ये लाइन। तो इसके अबाउट आपका जो ट्रांसफर सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू इट्स ट्रांसवर्स डायमेंशन। तो जैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, देखिए आर क्या है इसका, इनफाइनाइट है। तो वही कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपके ट्रांसवर्स डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ट्रांसवर्स डायमेंशन यानी कि जैसे ये डेप्थ हो गया और ये विड्थ हो गया, इससे बहुत काफ़ी आपका बड़ा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ये बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस पे आपका क्या होता है कि स्ट्रेसेस जीरो होते हैं, जीरो स्ट्रेसेस होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये बीम आपका बेंड किया, तो ये देखिए अपर जो फाइबर है, अपर फाइबर ये कंप्रेशन में होगा, ये इसकी जो लेंथ है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा कंप्रेशन में। और ये देखिए इस लेंथ में, ये नीचे वाली इस लेंथ पे इलोंगेशन होगा, तो ये आपका टेंशन में होगा। तो ये कंप्रेशन से जब टेंशन में आते हैं तो बीच में एक ऐसी एक्सिस पड़ेगी जिसका ना तो इलोंगेशन होगा और ना तो कंप्रेशन होगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस होगा जिस पे आपका स्ट्रेसेस जीरो होंगे। तो अब देखिए मान लीजिए कि ये जो कर्व बना इसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, तो पी डैश क्यू डैश, ये देखिए पी डैश क्यू डैश क्या होगा, आर इंटू अल्फ़ा, जैसे होता नहीं सेंटर पर सबटेंड एंगल इंटू रेडियस, तो ये आपका आर्क लेंथ हो जाती है। तो ये पी डैश क्यू डैश आर अल्फ़ा हो गया। तो वाई डिस्टेंस अगर इधर मूव किए, इधर वाई डिस्टेंस मूव किए, तो आपका रेडियस क्या हो गया, आर माइनस वाई हो गया। तो रेडियस आर माइनस वाई इंटू एंगल अल्फ़ा, ये आपका क्या बता रहा है, आर डैश और एस डैश, आर्क लेंथ बता रहा है आर माइनस वाई इंटू अल्फ़ा। इनिशियली पी क्यू इक्वल्स टू आर एस। अब देखिए पी क्यू जब आपका बीम बेंड नहीं किया तो पी क्यू और आर एस दोनों इक्वल हैं इनिशियली, ये जब आपका नो स्ट्रेस है कंडीशन। तो नाउ स्ट्रेन, अब देखिए इस कंडीशन में जो बेंड हुआ तो उस कंडीशन में आर एस जो लेंथ है, इस आर एस लेंथ में स्ट्रेन की बात कर रहा है। तो इनिशियली तो लेंथ आर एस थी, अब क्या है आर डैश माइनस एस डैश हो गया अपॉन आर एस। तो इनिशियली आर एस और पी क्यू और पी डैश क्यू, देखिए पी डैश क्यू की लेंथ सेम ही है, उस वक्त भी सेम ही थी, इस वक्त भी सेम ही, यानी कि इस फाइबर पे कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं हुआ। और देखिए पी क्यू उस वक्त भी सेम थे और इस वक्त भी सेम ही है, यानी कि पी क्यू इक्वल्स टू पी डैश क्यू डैश, देखिए पी क्यू इक्वल्स टू पी डैश क्यू डैश, और आर एस क्या है इनिशियली जो कि पी क्यू के बराबर है, तो वो इक्वल यहाँ पे दिखाया गया। तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा, आर एस माइनस आर डैश, स्ट्रेन इन आर एस माइनस आर डैश एस डैश अपॉन आर एस। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अब स्ट्रेन देखिए, अब आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, पी डैश क्यू डैश, और आर डैश एस डैश को आर डैश एस डैश ही लिख दिया, अपॉन आर एस ही रहने दिया। अब चूंकि हम जानते हैं क्या है पी डैश क्यू डैश क्या है आर अल्फ़ा, और आर डैश एस डैश क्या आर माइनस वाई इंटू अल्फ़ा, तो यहाँ पे पुट कर दिए पी डैश क्यू डैश क्या हो गया, आर अल्फ़ा हो गया, और आर डैश एस डैश हो गया आर माइनस वाई इंटू अल्फ़ा। तो ये इसको यहाँ पुट किए तो ये आ गया वाई बाई आर। स्ट्रेन आ गया आपका कि जैसे न्यूट्रल एक्सिस, देखिए न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे स्ट्रेन आपका क्या आ गया, वाई बाई आर, यानी कि जितनी डिस्टेंस अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नाउ स्ट्रेस इन आर एस इक्वल्स टू सिग्मा। मान लिए कि जो ये आर एस आपका, ये आर एस है यहाँ पे आफ्टर बेंडिंग, इसमें स्ट्रेसेस कितना आ रहा है, सिग्मा आ रहा है। नाउ स्ट्रेसेस इन आर एस इक्वल्स टू सिग्मा यंग्स मॉडुलस ई। देन स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होता है क्या, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, तो सिग्मा अपॉन ई, तो सिग्मा अपॉन ई। अब स्ट्रेन हमको यहाँ से ये देखिए ये भी स्ट्रेन ही है वाई बाई आर, तो वाई बाई आर इक्वल्स टू सिग्मा बाई ई, और ये सिग्मा बाई यहाँ से
सिग्मा ये वाई यहाँ चला गया, ई इधर चला गया, तो ये आपका हो गया सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर। अब देखते हैं एक दूसरे कंडीशन से बाकी एक और पैरामीटर को निकालते हैं। लेट ट्रांसफर सेक्शन, ये मान लीजिए कि ये बीम था आपका, ये बीम है, तो उसका जो ट्रांसफर सेक्शन है ये वाला है सेक्शन, ये जो बीम है आपका ये वाला सेक्शन जो है उसको यहाँ ड्रॉ किया गया है, यहाँ ड्रॉ किए हैं। अब तो ये ट्रांसफर सेक्शन हो गया, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका उसके वर्टिकल लाइन है प्लेन ऑफ बेंडिंग में। तो अब देखिए नॉर्मल फोर्सेस ऑन दिस एरिया, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे जो स्मॉल स्ट्रिप लिए हैं जिसका एरिया डेल्टा ए है, तो ये क्या आएगा, तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है आपका, स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अब देखिए ये ई बाई आर इंटू वाई, देखिए यहाँ से देखिए सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू वाई, यानी कि स्ट्रेस हो गया, तो ये इतना स्ट्रेस हो गया और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप पे फोर्स आ गया आपका। तो नाउ द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इज, अब न्यूट्रल एक्सिस से इस पे मोमेंट लिए तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये आपका देखिए फोर्स ये आया यहाँ से ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल्टा, ये आपका फोर्स आ गया, और मोमेंट ले रहे हैं अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस वाई, तो ये टोटल मोमेंट आ गया आपका ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर डेल्टा ए। तो अब टोटल रजिस्टिंग मोमेंट, अब इस देखिए अब ये सेक्शन पूरा न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो पूरे क्रॉस सेक्शन में है, ये तो पर्टिकुलर एक स्ट्रिप लिए थे। अब थ्रू आउट द एरिया लेना है तो इसका हमको क्या करना है, समेशन करना होगा। तो समेशन ये जो पूरा आपका एक छोटा सा एरिया डेल्टा ए जो मोमेंट दे रहा है, तो पूरा एरिया का निकालना है तो आपको सब एरिया को इस स्ट्रिप को ऐड करते हुए कंप्लीट करना होगा। तो टोटल रजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा, ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा है, समेशन साइन लगा दें, ई बाई आर कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए, तो समेशन वाई स्क्वायर डेल्टा ए, ये आ गया वाई स्क्वायर डेल्टा ए। तो वाई समेशन वाई स्क्वायर डेल्टा है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यही है आपका आई। अब देखिए आई क्या होता है, आई डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू एरिया करते, तो ये समेशन थ्रू आउट द पूरे एरिया का वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आ गया, रेस्टिंग मोमेंट आ गया यहाँ से m इक्वल्स टू ई बाई आर इंटू आई। देखिए ये ई बाई आर और इसकी वैल्यू क्या है आई, तो यहाँ पे ई बाई आर इंटू आई हो गया, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, m बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर। तो अब पीछे से देखिए ई बाई आर इक्वल्स टू क्या, सिग्मा बाई वाई, तो यहाँ से देखिए तो दोनों को इक्वेशन से आता है हमारा रिजल्ट m बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर। m क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि बीम जो है कि बीम एक पर्टिकुलर मोमेंट ही रेजिस्ट कर सकता है, तो वो जो मोमेंट है कि वो बीम कितना मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है उसकी क्वांटिटी, यानी कि उसकी वैल्यू आपका क्या कहलाएगी, m कहलाएगी, तो उसको m बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। E क्या है, यंग्स मॉडुलस, R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो बीम डिफ्लेक्ट होगी ये, तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है, तो इसका कर्वेचर यानी कि ये जो रेडियस बनाएगा ये इसका कर्वेचर ये क्या होगा आपका R होगा। और सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, जैसे न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है तो ये उसके ऊपर आपका कंप्रेशन चल रहा है और नीचे कंप्रेशन चल रहा है, नीचे टेंशन चल रहा है। तो देखिए कंप्रेशन में ऊपर क्या होगा, ऊपर में जो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन इधर होगा, तो जो ये मान लीजिए कि यहाँ पे आप स्ट्रेस निकालते हैं तो उस स्ट्रेस को आप क्या लिखेंगे, वो बेंडिंग स्ट्रेस। जैसे यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है तो वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू अलग होगी, तो हर पॉइंट टू पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस से पॉइंट टू पॉइंट आपका स्ट्रेस वेरी करेगा, जैसे यहाँ पे कुछ और स्ट्रेस होगा, यहाँ पे कुछ और स्ट्रेस होगा, तो यही बेंडिंग स्ट्रेस है। तो एट पर्टिकुलर लोकेशन आपका फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से वहाँ से फाइंड कर सकते हैं वाई की वैल्यू चेंज करके।
तो ये आपका आ गया, ये इसको क्या कहते हैं, बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं। देखिए सिंस सेक्शन इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर देयर विल बी नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सेक्शन फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका बीम है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये इस तरह से पूरे बीम में आपको क्रॉस सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, मान लीजिए ऐसे किए यहाँ, ये यहाँ, ये क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो उस क्रॉस सेक्शन पे देखिए बीच में से न्यूट्रल एक्सिस जाएगा, तो ये आपका ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया यहाँ। तो जैसे मान लीजिए कि अगर बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है तो ये ऊपर वाला फाइबर आपका कंप्रेशन में आएगा, ऊपर वाला फाइबर कंप्रेशन में आएगा, नीचे टेंशन में आएगा। तो इसको हम कर देते हैं, ऊपर वाले को कंप्रेशन कर देते हैं, नीचे वाले को टेंशन कर देते हैं। अब देखिए कंप्रेशन तो साइन इस तरह से चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ये इसको ऐसे कर देंगे, ये इस तरह से कंप्रेशन हो गया और ये टेंशन हो गया इस तरीके से, ये एरो हटा देंगे। अब देखिए तो यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से जब हम वाई डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लिए जिसका एरिया डेल्टा ए है, तो इस एरिया पे फोर्स कितना आ रहा होगा। देखिए डेल्टा एफ इक्वल टू सिग्मा, इस पे स्ट्रेस आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मान लीजिए सिग्मा है वाई डिस्टेंस पे, तो सिग्मा इंटू डेल्टा ए आया। तो सिग्मा अभी पीछे से हम देखें क्या, ई बाई आर इंटू वाई, ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल्टा है। तो और द टोटल फोर्स नॉर्मल टू द सेक्शन। अब देखिए ये टोटल फोर्स अगर बात करें कि ये देखिए ये जो पूरा ये हर जगह स्ट्रेस मान लीजिए यहाँ सिग्मा 1 आया, सिग्मा 2 आया, इस तरह सिग्मा 3 आया, हर जगह स्ट्रेसेस की वैल्यू चेंज हो रही है, सिग्मा 4 आया। तो ये तो पर्टिकुलर लोकेशन डेल्टा ए पे डिपेंड करेगा, कोई डिस्टेंस वाई पे ले लिए। तो अगर हम पूरा फोर्स कैलकुलेट करना चाहें एफ, ये तो स्मॉल डेल्टा एफ केवल इसके लिए आया था कि ये एरिया आपका कितना फोर्स आ रहा है इस पर। तो पूरा अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा, ई बाई आर समेशन कर देंगे, समेशन तो कि क्या हो जाएगा वाई डेल्टा ए, ये आपका टोटल फोर्स आएगा। अब वाई डेल्टा ए, अब चूँकि देखिए जितना ऊपर ये कंप्रेशन आएगा फोर्स, जितना ये फोर्स इधर आएगा उतना फोर्स इधर आएगा। चूँकि ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए। तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, यानी कि कंप्रेशन टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टोटल टेंसाइल फोर्स। और ये एक मोमेंट क्रिएट करेगा। देखिए इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और ये यहाँ पे एक फोर्स लगा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे है और ये इधर एक फोर्स लगेगा, तो ये आपका मोमेंट क्रिएट करेगा। ये डिस्टेंस कुछ है यहाँ पे, तो आपका ये जो मोमेंट होगा क्या, दो पैरेलल फोर्स के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि डी आया, डी इंटू एक पर्टिकुलर फोर्स, तो एफ इंटू डी आपका ये मोमेंट आ जाएगा। अब ये मोमेंट चूँकि ये सेक्शन रेजिस्ट कर रहा है, तो चूँकि सेक्शन पे अप्लाइड लोड है, तो वो अप्लाइड लोड मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो मोमेंट इस मोमेंट के बराबर हो जा रहा है। तो बीम आपका इक्विलिब्रियम में है, वो दोनों मोमेंट आपको आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। और चूँकि सेक्शन इक्विलिब्रियम में है तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स इक्वल हो जा रहे हैं। तो यहाँ से यानी कि टोटल फोर्स एफ इक्वल्स टू जीरो, रिजल्टेंट फोर्स आएगा ये समेशन करने के बाद, यानी कि यहाँ से ई बाई आर समेशन वाई इंटू डेल्टा ए जीरो आएगा। तो ई बाई आर तो आपकी वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि ई यंग्स मॉडुलस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो समेशन वाई डेल्टा ए जीरो होगा। तो इसका क्या मतलब है, समेशन वाई डेल्टा ए इज़ द मोमेंट ऑफ सेक्शनल एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। मोमेंट है, एरिया का मोमेंट है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो समेशन वाई इंटू डेल्टा ए इक्वल्स टू जीरो, दिस एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया। अब देखिए ये जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, जैसे आपका वाई डेल्टा समेशन वाई डेल्टा ए न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट यानी कि ये आपका
एक तरह से टोटल आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रहा है, क्योंकि वाई डेल्टा ए जहाँ पे जीरो हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि दिस एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ एरिया। ये जो ये कब जीरो होगा, जब ये आपका सेंटर ऑफ एरिया से ये पास कर रहा हो वाइड, मतलब कि जो एक्सिस, जिस एक्सिस से ये आ रहा है समीशन वाई डेल्टा ए इक्वल टू जीरो, जिस एक्सिस के अबाउट ये आ रहा है वो एक्सिस पक्का है कि दिस एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ एरिया, वो एरिया के सेंटर से वो एक्सिस पास कर रही होगी। तो पास करी होगी, तो हेंस द न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल लेयर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ एरिया। अब चूंकि न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल लेयर ही आपका सेंटर ऑफ एरिया से पास करता है, तो ये समीशन वाई डेल्टा ए इक्वल टू जीरो, ये किस एक्सिस के अबाउट इस तरह से जीरो मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आपका जीरो मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई की पावर क्या है, 1 है, तो यानी कि अब न्यूट्रल एक्सिस के अबव आपको पॉजिटिव लेना है और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो नेगेटिव लेना है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका ये जो सेंटर ऑफ एरिया ही से ये पास होगा, तभी ये वैल्यू जीरो आएगी, नहीं तो फिर नहीं आ पाएगी। हेंस न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल लेयर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ एरिया। अब बात करते हैं सेक्शनल मॉडुलस की। अब जैसे बेंडिंग इक्वेशन आपका आया m बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m बाई आई इंटू वाई। तो ये इसको हम इससे लिख सकते हैं m अपॉन आई बाई वाई। तो y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस है, ये y। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन वाला फाइबर अपर फाइबर होगा। अगर बीम इस तरह से बेंड करती है तो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन इस फाइबर पे होगा और सबसे ज़्यादा टेंशन इस फाइबर पे होगा। सबसे ज़्यादा टी मैक्स इस पे होगा और इस पे सी मैक्स होगा, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि अब यहाँ से देखिए स्ट्रेस, देखिए सिग्मा, अगर यहाँ पे वाई मैक्स, सिग्मा इक्वल्स टू अगर हम लिखते हैं m बाई आई इंटू वाई मैक्स, जितना ज़्यादा y की वैल्यू होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से लिख सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से सबसे आउटर फाइबर के डिस्टेंस को लिख सकते हैं। तो y मैक्स सबसे ज़्यादा आउटर फाइबर के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए y मैक्स होगा। तो जितना ज़्यादा y मैक्स होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, यानी कि आपका आउटर फाइबर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस होंगे। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m अपॉन आई बाई वाई मैक्स कर दिए, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस ये सिग्मा मैक्स हो जाएगा। तो ये देखिए आई अपॉन वाई मैक्स, तो आई अपॉन वाई मैक्स को ही जेड कहते हैं, इसको हम सिग्मा मैक्स भी कह सकते हैं। तो आई अपॉन वाई मैक्स ये आपका जेड ये कहलाता है, ये जेड ही सेक्शन मॉडुलस कहलाता है, आई अपॉन वाई मैक्स, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्जिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस अपॉन वाई मैक्स, द डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। द स्ट्रेंथ ऑफ बीम मेनली डिपेंड्स ऑन द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम। अब जो ये बीम की स्ट्रेंथ यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, सेक्शन मॉडुलस जेड की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, आई अपॉन वाई मैक्स पे। जैसे जैसे देखिए जेड की वैल्यू बढ़ेगी, अगर किसी पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन के लिए अगर जेड की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज़ करने लगेगी, स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज़ करने लगेगी, क्योंकि यहाँ देखिए इन्वर्सली रिलेशन है, सिग्मा जेड की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस आपका रिड्यूस होने लगेगा। हायर द वैल्यू ऑफ जेड लोअर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, दैट इज़ वी कैन अप्लाई मोर लोड ऑन द बीम। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पे है, ये आपका डब्ल्यू लोड लगाएगा, इस वक्त सेक्शन मॉडुलस जेड है। अब मान लीजिए कि अगले कंडीशन में आपका Z1 हो गया, इफ़ Z1 ग्रेटर देन Z, तो जिस कंडीशन में Z1 ग्रेटर देन यानी जिसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा वो बीम पे हम W से ज़्यादा लोड लगा सकते हैं। मान लीजिए ये हम उस पर W डैश लोड लगा सकते हैं जो कि W से ज़्यादा है, तो यानी कि सेक्शन मॉडुलस बढ़ता है तो आपका बीम की स्ट्रेंथ बढ़ती है। सेक्शन मॉडुलस ऑफ डिफरेंट सेक्शन बात करें तो सेक्शन मॉडुलस क्या है हमारा जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस
अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विच इज़ एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं तो वो आपका सेक्शन मॉडुलस हो जाता है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए देखिए, जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका बी डी क्यूब बाई 12 आया। वाई मैक्स क्या होगा, यहाँ से देखिए न्यूट्रल एक्सिस से आउटर फाइबर की डिस्टेंस डी बाई 2, तो ये आपका आगे बी डी क्यूब बाई 12 इंटू 2 बाई डी, तो ये आगे बी डी स्क्वायर बाई 6। हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए लिखिए, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये बी कैपिटल बी डी क्यूब बाई 12, ये बड़े वाले का, फिर माइनस कर देंगे ये छोटे वाले का, इसका सेक्शन मॉडुलस हटा देंगे, अरे मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा देंगे, तो ये बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब बाई 12। और वाई मैक्स क्या होगा, ये देखिए वाई मैक्स क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक होगा वाई मैक्स डी बाई 2। ये देखिए ये वाला जो फाइबर है इसकी डिस्टेंस क्या है न्यूट्रल एक्सिस से डी बाई 2, तो वाई मैक्स हमारा क्या हो जाएगा डी बाई 2। तो जेड हो गया बी डी क्यूब बाई 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाई 12 अपॉन कैपिटल डी बाई 2। इसी तरह सर्कुलर सेक्शन के लिए आई हमारा क्या होगा, पाई डी टू द पावर 464। वाई मैक्स क्या होगा, ये देखिए डी बाई 2 वाई मैक्स होगा, तो यहाँ से आ जाएगा जेड पाई डी क्यूब बाई 32। इसी तरह हॉलो सेक्शन के लिए देखिए, ये पहले बड़े वाले का हम निकालते हैं सेक्शन मॉडुलस, तो पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 होगा, उसमें से इस छोटे वाले का घटा दिए क्योंकि ये हॉलो है, बीच वाला पोर्शन तो है नहीं, तो पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 में से ये डी क्यू डी टू द पावर स्मॉल डी टू द पावर 4 घटा दिए, तो हमारा जेड क्या आ जाएगा आई अपॉन वाई मैक्स, तो न्यूट्रल एक्सिस के पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल डी बाई 2। तो ये आ गया आपका सेक्शन मॉडुलस आ गया। इसी तरह तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए बीम है, ये बीम का कोई बीम है, ये इस तरह से उसके क्रॉस सेक्शन ये आपका बना दिए, ट्रांसफर सेक्शन बना दिए। तो ये इसमें कहा है कि अगर ट्रांसफर सेक्शन की बीम आपका मैक्सिमम बीम में कहीं भी स्ट्रेस सिग्मा मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि वो बीम सिग्मा मैक्स का ही स्ट्रेस झेल सकती है, तो वो बीम कितना मोमेंट रेजिस्ट करेगी, वो क्या होगा सिग्मा मैक्स इंटू जेड, उस पर्टिकुलर बीम का सेक्शन मॉडुलस, और ये कि सिग्मा मैक्स वो उसमें मतलब बीम में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो सकता है, उस स्ट्रेस को हम सेक्शन मॉडुलस जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बीम।